हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब आप लोग देखिएगा कक्षा 11 गणित एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित 2026 का नया सिलेबस जो है चालू हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले आप विषय सूची को देखेंगे। विषय सूची में पहला चैप्टर है समुच्चय, दूसरा चैप्टर है संबंध एवं फलन, तीसरा चैप्टर है त्रिकोणमितीय फलन और यह तीनों चैप्टर कुल मिला करके 29 अंक का आता है परीक्षा में। इसके बाद जो है आप देखेंगे चैप्टर नंबर 4 सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण। चैप्टर नंबर 5 जो है रैखिक समीकरण असमीकाएं, रैखिक असमीकाएं हैं। यहाँ जो है आपका रैखिक रैखिक असमीकाएं। तो अब आप लोग देखेंगे पांचवा चैप्टर जो है रैखिक असमीकाएं और फिर जो है पांचवा चैप्टर रैखिक असमीकाएं और छठवा चैप्टर है क्रमचय और संचय। सातवां चैप्टर है द्विपद प्रमेय। आठवां चैप्टर है अनुक्रम तथा श्रेणी। यह पांचों चैप्टर कुल मिला करके 37 अंक के आते हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे चैप्टर नंबर 9 है सरल रेखाएं, चैप्टर नंबर 10 है शंकु परिच्छेद और चैप्टर नंबर 11 है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। और यह जो है तीनों अध्याय कुल मिलाकर के 15 अंक के आते हैं। इसके बाद जो है चैप्टर नंबर 12 सीमा और अवकलज। यह 12वां चैप्टर जो है कुल 7 अंक का आता है। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 13 संख्यांकिकी, चैप्टर नंबर 14 प्रायिकता। यह दोनों मिलाकर कुल जो है 12 अंक के प्रश्न आते हैं। अब इसके बाद जो है आप लोग पहला अध्याय से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो अब देखिएगा चैप्टर 1 समुच्चय। तो समुच्चय किसको कहते हैं? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को जो है समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित कहने का मतलब ये है कि जो अस्पष्ट हो, सत्य हो, उसी को सुपरिभाषित कहेंगे। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। और इसके जन्मदाता जो है जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर है। इसके जन्मदाता जर्मनी के गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर हैं। अब इसके बाद जो है इसका प्रयोग संबंध एवं फलन, इसका प्रयोग जो है संबंध और फलन में किया जाता है। उसके बाद ज्यामितीय में किया जाता है, अनुक्रम में किया जाता है और प्रायिकता में किया जाता है। ये अलग अलग चैप्टर हैं जो कि आपके लगभग ये चैप्टर आपके अगले अध्याय में है, ये लास्ट वाले अध्यायों में है, अनुक्रम और प्रायिकता। तो इन सब चैप्टरों में जो है इस समुच्चय सिद्धांत का प्रयोग होता है। अब इसके बाद आप देखेंगे समुच्चय के उदाहरण। समुच्चय के उदाहरण कौन कौन से हैं इसको देखिएगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर कुछ उदाहरण है।
नंबर 1 जो है 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं अर्थात 1, 3, 5, 7, 9, 10 से कम जो है विषम प्राकृत संख्याएं हैं। तो विषम संख्याएं आप जानते ही हैं, जो 2 से न कटे हुआ विषम संख्या है। तो 1, 3, 5, 7, 9 जो है 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं हैं। तो यह स्पष्ट है। तो इसका मतलब यह क्या है? समुच्चय है। भारत की नदियां फिक्स ही होंगी, गंगा, जमुना, सरस्वती जो भी है वो फिक्स है। तो इसका मतलब निश्चित है अर्थात स्पष्ट है। तो इसलिए यह समुच्चय है। फिर जो है तीसरा, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। तो यह वास्तव में सत्य है अर्थात स्पष्ट है, इसलिए यह जो है समुच्चय है। फिर विभिन्न प्रकार के त्रिभुज। विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, तो विभिन्न प्रकार के त्रिभुज भी स्पष्ट हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, जितने भी त्रिभुज हैं वह स्पष्ट हैं। इसलिए जो है यह भी समुच्चय के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद कुछ और भी उदाहरण आपको बताते हैं। जिसमें संख्या 210 के अभाज्य गुणनखंड। तो 210 का गुणनखंड करते हैं। 210 का गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले यह 2 से कटता है, 2 एकन्ने 2, और फिर एक अंक आगे है इसलिए शून्य बढ़ाएंगे, 2 पचे 10, 105 हुआ। यहाँ भाग दे करके भी दिखा देते हैं, जैसे 210 भागा 2 कर रहे हैं, तो 2 एकन्ने 2 हो गया। अब यह पूरा पूरा कट गया, एक को उतारेंगे तो इसमें भाग जा नहीं रहा है 2 का, इसलिए यहाँ शून्य बढ़ाएंगे। फिर जो है यहाँ शून्य को उतार देते हैं, 2 पचे 10, ये पूरा पूरा कट जाएगा। इसलिए इसको बता दिया गया कि आप भ्रम करेंगे कि बीच में शून्य कहाँ से आ रहा है। अब इसके बाद जो है फिर यहाँ, अब यह दोनों को जोड़ने 6 हो रहा है, इसलिए यह 3 से विभाजित होगा। तो 3 से 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। फिर इसके बाद 5 से विभाजित होगा, 5 सते 35। फिर 7 से विभाजित होगा, 7 एकन्ने 7। इसका मतलब ये है कि 2, 3, 5, 7 इसके जो है अभाज्य गुणनखंड है। 210 के अभाज्य गुणनखंड 2, 3, 5, 7 होंगे। यह स्पष्ट है। तो स्पष्ट है तो इसका मतलब यह जो है समुच्चय है। अब इसके बाद आप देखेंगे समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल 2 तथा 3 है। तो इसका मतलब इस समीकरण को हम हल करते हैं और हल करके देखते हैं कि 2, 3 है, तो ये स्पष्ट है। तो यहाँ पर देखिएगा आप, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले पद के गुणांक और लास्ट पद का गुणा करते हैं। इसका गुणांक कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। 1 का गुणा 6 में करते हैं, तो 1 गुणे 6 बराबर 6। अब 6 का ऐसा गुणनखंड लेते हैं जिसको जोड़ने अथवा घटाने पर -5 आ जाए। तो इसका मतलब 3 गुणे 2 बराबर 6, और -3 और -2 जोड़ने पर जो है -5 आता है। तो इसका मतलब इस बीच को हम जो है -3x -2x के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अरे सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और -2x और प्लस 6 बराबर जो है 0 लिखेंगे। अब इसके बाद आप देखेंगे
कि इसको आपस में कॉमन ले सकते हैं, इसको आपस में कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों में जो है x कॉमन होगा, तो इसमें एक घात x का बचेगा, तो इसलिए एक x बचेगा। अब इसमें x कॉमन हो गया, सिर्फ -3 बचेगा। अब इन दोनों में जो है इसमें -2 कॉमन हो रहा है, तो इसमें बच रहा है x। अब इसका मतलब -2 से इसमें भाग दिया जाए तो 2 तिया 6 3 हुआ, और माइनस का भाग जब प्लस में हुआ तो माइनस आएगा, तो इसलिए इसके सामने माइनस चिन्ह हो गया। अब कोष्ठ को बंद कर देते हैं, बराबर 0 के हो गया। अब इन दोनों में x -3 का गुणांक कॉमन हो रहा है, तो इसलिए सबसे आगे लिखते हैं x -3, तो पहले वाले में x और बाद वाले -2 बचेगा, बराबर जो है 0 के होगा। तो इसका मतलब दो खंडों का गुणनफल अगर शून्य के बराबर है तो अलग अलग मान इनका शून्य के बराबर होगा। तो यहाँ हल कर देते हैं, x -3 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 3, और x -2 बराबर 0, तो x बराबर 2 हो गया। इसका मतलब 2 और 3 इसके इस समीकरण के मूल प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात जो है यह अस्पष्ट है, अर्थात यह निश्चित है, इसलिए जो है परिभाषित है, तो इसको हम क्या कहेंगे, समुच्चय के अंतर्गत आएगा, अर्थात यह समुच्चय होगा। अब इसके बाद आगे आप लोग देखेंगे, ताश की गड्डी। ताश की गड्डी में ताश के पत्ते ही होंगे और कोई चीज तो होगा नहीं, तो इसका मतलब ताश की गड्डी जो है समुच्चय होगा। तो यह जो है समुच्चय के अंतर्गत आएगा, ताश की गड्डी। व्यक्तियों की भीड़ में व्यक्ति ही होंगे, कोई जानवर नहीं होगा, इसलिए यह क्या है, व्यक्तियों का भीड़ जो है परिभाषित है, तो इसलिए यह जो है समुच्चय होगा। इसके बाद क्रिकेट की टीम में खिलाड़ी ही होंगे, उसमें गाय बकरी तो होंगे नहीं, इसलिए जो है यह समुच्चय होगा। प्राकृत संख्याओं का संग्रह, प्राकृत संख्याओं के संग्रह में प्राकृत संख्याएं ही होंगी, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट करके अनंत तक, तो यह संख्याएं निश्चित है, अर्थात अस्पष्ट है, इसलिए यह भी जो है समुच्चय के अंतर्गत आएगा। अर्थात बिंदुओं का संग्रह, बिंदुओं के संग्रह में बिंदु बिंदु जो है क्रमशः होंगे, अर्थात बिंदुओं की भीड़ होगी, तो इसलिए बिंदुओं का संग्रह भी जो है समुच्चय ही माना जाएगा, क्योंकि अस्पष्ट है। अभाज्य संख्याओं का संग्रह, अभाज्य संख्याएं आप जानते हैं 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट करके अनंत तक, यह जो है अभाज्य संख्याएं हैं, तो यह निश्चित है, इसका मतलब अभाज्य संख्याओं का संग्रह जो है समुच्चय है, तो यह सभी जो है समुच्चय के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद कुछ और उदाहरण आप लोग देखेंगे जिसमें समुच्चय कौन सा है, समुच्चय कौन सा नहीं है, इसके बारे में आप देखिएगा। गंगा नदी भारत की एक नदी है, तो यह जो है वास्तविक है, वास्तव में गंगा नदी भारत की एक नदी है, तो इसका मतलब सत्य है, अर्थात यह स्पष्ट है, तो इसलिए यह जो है समुच्चय है, यह जो है समुच्चय है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है नील नदी भारत की एक नदी है, तो नील नदी भारत की एक नदी नहीं है, इसका मतलब यह स्पष्ट नहीं है,
परिभाषित नहीं है, तो इसलिए जो है यह समुच्चय नहीं है। पांच प्यारे पंछी, पांच प्यारे पंछियों में जो है कौवा, तोता, मैना, फिर जो है वो मोर है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के पक्षियों का समूह लिया जाए पांच, तो किसी को सुग्गा तोता प्यारा होता है, तो किसी को जो है मोर प्यारा होता है, किसी को जो है कौवा प्यारा होता है। तो इसलिए हमारे संसार में जो है बहुत प्रकार के पक्षी हैं, तो इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि कौन से प्यारे पांच प्यारे पक्षी हैं हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए पांच प्यारे पक्षी कुछ और होंगे और अन्य व्यक्ति के लिए पांच प्यारे पक्षी कुछ और होंगे। तो इसलिए इसको हम समुच्चय नहीं कह सकते, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है। दो प्रिय जानवर, अगर दो प्रिय जानवर मान लिया कह दिया जाए कुत्ता बिल्ली, तो किसी को कुत्ता बिल्ली प्यारा होता है, किसी को शेर और जो है चीता प्यारा होता है। तो इस तरह से विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के जानवर जो है प्यारे होते हैं, इसलिए दो प्रिय जानवर हम इसको जो है समुच्चय नहीं कह सकते हैं। अब इसके बाद आगे आप लोग देखेंगे कि कुछ विशेष प्रकार के समुच्चय हैं, तो उनको किन अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए, n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को विशेष रूप से कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्णांकों का समुच्चय कैपिटल Z से प्रदर्शित किया जाता है। परिमेय संख्याओं का समुच्चय कैपिटल Q से प्रदर्शित किया जाता है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है। Z प्लस से धन पूर्णांकों का समुच्चय प्रदर्शित किया जाता है। Q प्लस से धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय प्रदर्शित किया जाता है। R प्लस से धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय प्रदर्शित किया जाता है। तो यह जो है विशेष प्रकार के जो विशिष्ट रूप से माने जाने हैं उनके संकेतों को जो है इन्हीं अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जो है n से, उसी तरह से इन सभी प्रकार के समुच्चयों को जो है इन अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब आप आगे देखेंगे कि किस तरह से समुच्चय का निरूपण किया जाता है। समुच्चय के निरूपण, समुच्चय के निरूपण में आप देखिएगा समुच्चय के निरूपण, समुच्चय के निरूपण। समुच्चय का निरूपण किस तरह से किया जाता है इसके बारे में आप देखेंगे।
तो आप देखेंगे समुच्चय को किस तरह से निरूपित किया जाता है। समुच्चय के लिए वस्तुएं, अवयव तथा सदस्य पर्यायवाची शब्द हैं। समुच्चय के अंदर जो वस्तुएं होती हैं उसको हम अवयव सदस्य भी कहते हैं। तो समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित किया जाता है, जैसे ए से लेकर के जेड तक के अक्षर ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, जेड तक के कैपिटल अक्षरों से ही हम समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं। और उसके अंदर जो अवयव होते हैं अर्थात वस्तुएं होती हैं उसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। ए से लेकर के जेड तक के स्मॉल अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं समुच्चय के अवयवों को, समुच्चय के अंदर जो अवयव होते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे आगे समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां हैं। पहली विधि है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि अवयवों को मझले कोष्ठ के अंदर लिख देते हैं। तो मझला कोष्ठ बनाएंगे, मझले कोष्ठ के अंदर लिख देते हैं, जैसे ए ई आई ओ यू हमने मझले कोष्ठ के अंदर लिख दिया। तो यह जो है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप कहलाएगा। और इन्हीं अवयवों को अगर हम जो है किसी नियम के द्वारा लिखते हैं तो उसको जो है समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। जैसे इसी अवयव को अगर हम नियम के द्वारा लिख दें, यक्स सच दैट यक्स, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला, वर्णमाला का एक स्वर, स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो यह नियम के द्वारा हुआ, इसलिए इसको जो है समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। तो ये जो दोनों बिंदियां हैं इनको हम जो है सच दैट बोलते हैं। और यक्स जो है इसके अवयवों को प्रदर्शित करता है कि मतलब यक्स की जगह पर ए ई आई ओ यू माना जा सकता है। तो इसलिए हम इसको इसी तरह से लिखते हैं, यक्स सच दैट यक्स। और उसके बाद जो उसका नियम होता है उसको लिख देते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है तो हम लिख देंगे अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, मतलब यह यक्स जो है अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अब यक्स के जगह पर ए ई आई ओ यू कोई भी हो सकता है। तो नियम रूप में इसको लिख दिया गया। तो यही जो है समुच्चय निर्माण रूप कहलाता है। इस बिंदी वाले संकेत को हम सच दैट बोलते हैं, इसको जो है सच दैट बोलते हैं, सच दैट। अब इसके बाद आप देखेंगे एप्सिलॉन का प्रयोग। एप्सिलॉन जो है इस तरह से एक संकेत है, इसको जो है एप्सिलॉन बोलते हैं। लेकिन इसका प्रयोग हम यहाँ एलिमेंट के रूप में अवयवों को प्रदर्शन के रूप में करते हैं। जैसे मान लेते हैं स्मॉल ए, यह सेट पूरा जो है आगे सेटल करके इसके बारे में अभी बताते हैं, ध्यान दीजिएगा।
जैसे मान लिया यह कोई ए सेट है, इसके अंदर एलिमेंट लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5। अब यदि हम लिखते हैं कि 2 इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, मतलब इस ए सेट का एक एलिमेंट जो है 2 है, तो 2 है इसका एलिमेंट, तो इसलिए 2 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। तो इस संकेत को हम जो है बोलते हैं, ये एप्सिलॉन का संकेत है लेकिन यहां पढ़ते हैं इज एन एलिमेंट, इज एन एलिमेंट, क्योंकि सारे अक्षर जो है इंग्लिश में है इसलिए हम इसको, इस संकेत को इंग्लिश में विशेष रूप से पढ़ते हैं। हिंदी में कहेंगे तो 2 अवयव ए, मतलब 2 ए का अवयव है, तो इंग्लिश में जो है इज एन एलिमेंट बोलेंगे। और अगर मान लिया लिख दिया जाए 6 इज एन एलिमेंट ए, तो यह इसका एलिमेंट तो है नहीं, तो इसलिए इस पे कट लगाएंगे, तो इसको पढ़ेंगे हम इज नॉट एन एलिमेंट, तो इसको हम पढ़ेंगे इस संकेत को इज नॉट एन एलिमेंट, अर्थात जो है 6 अवयव नहीं है ए का, ए का अवयव नहीं है 6, इसलिए नॉट इज एन एलिमेंट लिखते हैं। तो 6 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, 2 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, या ऐसे लिख सकते हैं 2 इज एन एलिमेंट ए, 6 इज एन एलिमेंट, 6 इज नॉट एन एलिमेंट ए। तो इस तरह से आप देखिएगा कि जो है अगर इसके अंदर अवयव है तो लिखा जाएगा इज एन एलिमेंट, और इसके अंदर अगर वह अवयव नहीं है तो लिखा जाएगा नॉट इज एन एलिमेंट। तो इस संकेत को भी आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। अब इस तरह से आगे के सूत्रों को फिर आपको बताते जाएंगे। तो अब यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 देखिएगा, समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप मतलब मझले कोष्ठ के अंदर लिखना है। तो इसके लिए आप देखेंगे कि x स्क्वायर हल में x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर जो है 0 के, 0 के। तो अब हम इसका गुणनखंड करते हैं, तो यहाँ देखते हैं इसका गुणांक 1 है और ये 2, तो 1 गुणे 2 बराबर 2। अब 2 गुणे 1 अगर लिखते हैं, 2 गुणे 1 बराबर 2, तो इसमें देखा जा रहा है तो 2 में से 1 को घटाने पर 1 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 2 माइनस 1 बराबर 1, तो इसका मतलब इसके जगह पर 2 माइनस 1 के रूप में इस x को लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1x और माइनस 2, ये लास्ट वाला लिख देते हैं बराबर 0 के। अब इसके बाद आगे वाला आपस में कॉमन करते हैं और पीछे वाला आपस में कॉमन करते हैं। इन दोनों में x कॉमन हो रहा है, तो इसमें x बचेगा और इसमें 2 बचेगा। अब इन दोनों में माइनस 1 कॉमन लेते हैं, तो माइनस 1 जब कॉमन लेंगे तो पहले वाले में x और बाद वाले में प्लस 2 बचेगा, तो प्लस 2 लिखते हैं।
अब यह बराबर शून्य के हुआ। तो अब इन दोनों में देखा जा रहा है तो x प्लस 2 कॉमन हो रहा है। तो x प्लस 2 जब कॉमन करेंगे तब पहले वाले में x और बाद वाले माइनस 1 बचेगा बराबर शून्य के। तो इसका मतलब x प्लस 2 बराबर 0 और x बराबर जो है 2 इधर से उधर जाएगा तो धन से ऋण हो जाएगा -2 और इधर x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर 1 हो गया क्योंकि माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो अब देखा जा रहा है कि इसका हल करने पर मान -2 और 1 आ रहा है। तो इसको हम मझले कोष्ठ में लिख देते हैं। मझले कोष्ठ में 1 कामा -2। तो 1 कामा -2। तो यही जो है इस समीकरण के मान का रोस्टर रूप में निरूपण हो गया। रोस्टर रूप मतलब मझले कोष्ठ में इन मानों को लिखने की प्रक्रिया जो है वह रोस्टर रूप अर्थात समुच्चय निर्माण रूप कहलाता है। तो यहाँ पर हम उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। समुच्चय x सच दैट x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 40 और फिर जो है मझला कोष्ठ बंद हो जाता है। तो मतलब ये है कि x स्क्वायर का मान 40 से कम है। तो इसका मतलब ऐसी ऐसी संख्याएं लेना है कि x स्क्वायर का मान 40 से छोटा हो। तो जैसे x का मान अगर 1 लेते हैं तो 1 का वर्ग 1 गुणे 1 बराबर 1 कन्ने 1। 2 का वर्ग 2 गुणे 2 बराबर 4। 3 का वर्ग 3 गुणे 3 बराबर 3 त्रिका 9। 4 का वर्ग 4 गुणे 4 बराबर 4 चौका 16। 5 का वर्ग 5 गुणे 5 बराबर 5 25। 6 का वर्ग 6 गुणे 6 बराबर 6 36। तो इसमें देखा जा रहा है अगर 7 का वर्ग लिया जाए तो 7 सते 49, 40 से ज्यादा हो जा रहा है और 40 से कम ही चाहिए। तो इसका मतलब जो संख्याएं x का मान लिया जाएगा वह 1 2 3 4 5 6 यही संख्याएं होंगी जो इस मझले कोष्ठ के अंदर लिखा जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः रोस्टर रूप, अतः रोस्टर रूप। तो रोस्टर रूप क्या होगा? मझले कोष्ठ के अंदर, मझले कोष्ठ के अंदर 1 2 3 4 5 6 इतनी संख्याएं जो है मझले कोष्ठ के अंदर ली जाएगी। अर्थात यही जो है इसका रोस्टर रूप हुआ इस सेट का। तो अब आप उदाहरण नंबर 3 देखेंगे। समुच्चय ए, समुच्चय ए के अंदर 1 4 9 16 25 डॉट डॉट करके अनंत तक अवयव दिए हुए हैं को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो आप देख रहे हैं कि यह संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग 5 का वर्ग, ये सब संख्याएं जो है वर्ग के रूप में है। तो हल में लिखते हैं
तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। तो इस तरह से यह जो है 1, 2, 3, 4, 5 इन संख्याओं का वर्ग है। तो इसका मतलब यहाँ पर लिखा जाएगा इसको समुच्चय निर्माण रूप में। तो समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप में हम इसको किस तरह से लिखेंगे? तो यहाँ लिखते हैं मझले कोष्ठ के अंदर, मझले कोष्ठ के अंदर कौन सी संख्याएं होंगी? 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, डॉट डॉट, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, इस तरह से अनंत तक जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यक्स सच दैट, यह क्या चीज है? यह अवयव किस तरह का है? यक्स सच दैट, यक्स, यक्स सच दैट यक्स प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। यक्स सच दैट यक्स प्राकृत, यक्स सच दैट यक्स प्राकृत संख्याओं, संख्याओं का वर्ग, वर्ग। एक रूप इस तरह से हो गया। अब इसको अन्य रूपों में भी लिख सकते हैं कि यह एक्स सच दैट यक्स जो है प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है, और इसको n के पावर के रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन यही सिंपल होगा इसके लिए, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं का यह वर्ग है। तो इसलिए हम लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। तो यह जो है इसका, इस सेट का समुच्चय निर्माण रूप प्राप्त हो गया। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, इसलिए हम इसके लिए कोई शर्तें नहीं लिखेंगे कि यह जो है यक्स का मान किससे छोटा है किससे बड़ा है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली लिख देंगे प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। तो उदाहरण नंबर 4 देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है कि उदाहरण समुच्चय 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, मतलब नियम रूप में इसको लिखना है। तो समुच्चय निर्माण रूप में हम नियम के अनुसार लिखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ देखते हैं कि 1/2, 2/3, 3/4, अगर n का मान n के रूप में लिया जाए तो n का मान 1 से लेकर के 6 तक होगा। तो अब हम इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं यहाँ पर हल में। तो इस तरह से अगर यह श्रृंखला बढ़ रही है तो इसका मतलब हम यक्स का मान जो है ये n/n+1 के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं इस हम 1/2 को लिख सकते हैं 1/1+1, इस 2/3 को हम लिख सकते हैं 1/2+1, फिर जो है इसी तरह से 3/4 को लिख सकते हैं 3+1। तो इस तरह से हम इसको क्रमशः लिख सकते हैं। ऐसे इसको भी लिखेंगे 3/4/5 को हम लिख सकते हैं 4/4+1,
फिर जो है 5/6 को हम लिख सकते हैं 5/5 प्लस 1, और इसके बाद 6/7 है। 6/7 को हम लिखेंगे 6/6 प्लस 1। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यह जो है श्रृंखला, यह दोनों एक जैसी है, यह दोनों एक जैसा है, यह दोनों एक जैसा है, इसमें ये दोनों एक जैसा है, इसमें ये दोनों इस तरह से है। तो इसका मतलब इसकी जगह पर हम n मान लेंगे, क्योंकि n का मान अगर 1 से लेकर के 6 तक रखते हैं तो हम यहाँ पर n/n+1 के रूप में यह संबंध लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर पहले आपको लिख दे रहे हैं कि यह संबंध हम इसका कैसा लिख सकते हैं, x बराबर n/n+1 के रूप में हम इस संबंध को लिखेंगे। अब इसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। तो समुच्चय निर्माण रूप इसका किस तरह से है, मझले कोष्ठ के अंदर लिखेंगे x such that x is equal to n/n+1, x such that x is equal to n/n+1, जहां, और इसके बाद यह जो है n क्या है, प्राकृत संख्या है। तो हम लिख सकते हैं जहां n एक प्राकृत संख्या है तथा n का मान कहां से शुरू हो रहा है, 1 से, 1 से शुरू करके n का मान कहां तक है, 6 तक है, 6 तक है। अब इसके बाद जो है मझला कोष्ठ बंद कर देंगे। तो यही जो है इस समुच्चय का निर्माण रूप हुआ, समुच्चय निर्माण रूप प्रदर्शित हो गया। तो अब आप लोग उदाहरण नंबर 5 देखेंगे। बाईं ओर रोस्टर रूप में वर्णित, बाएं साइड में जो है रोस्टर रूप में लिखा हुआ है, और दाएं साइड में, दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप और दाएं साइड में समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है वर्णित समुच्चय से सही मिलान कीजिए। तो पहले वाले को दूसरे वाले से सही मिलान करना है। तो इसमें देखिए किस तरह से कौन सा किससे मिलेगा, इसके बारे में आप देखेंगे। तो यहां पर देखा जाए प्रिंसिपल क्या है, इसमें PRINCAL, इसमें जो लेटर हैं वो इसके अंदर हैं। तो इसका मतलब प्रिंसिपल अक्षर के लेटर यहाँ पर मिल रहे हैं। इसका मतलब प्रिंसिपल अर्थात इस D को हम A से मिलान कर देंगे। इस D को हम A से मिलान कर देंगे। अब इसके बाद देखते हैं x सच दैट x एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है।
तो 18 के भाजक मतलब कौन कौन सी संख्याएं 18 को विभाजित कर सकती है। तो पहले तो 18 को 2 9 18, एक भी विभाजित कर सकता है, एक से भी 18 कट सकता है, तो एक हो गया एक। और 18 को विभाजित करने वाला यहाँ संकेत रूप में लिख दे रहे हैं। तो 18 को कौन कौन सी संख्याएं विभाजित कर रहे हैं, तो पहला तो एक है, क्योंकि एक सबको विभाजित कर सकता है। फिर 2 9 18 2 हो गया, 3 6 18 3 हो गया, और 4 नहीं काटेगा, 5 नहीं काटेगा, 6 काटेगा, 6 3 18, फिर जो है 7 नहीं काटेगा, 8 नहीं काटेगा, 9 9 दूनी 18, तो 9 काटेगा। 9 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसके बाद लास्ट जो है 18 से विभाजित होगा। तो इसका मतलब जो है 18 के भाजक, 18 के भाजक 1 2 3 6 9 18 है। तो यह किस विकल्प में है, यहाँ दूसरे वाले में है। तो इसका मतलब दूसरे वाले का मिलान हम जो है पहले वाले से कर सकते हैं। तो दूसरे वाले का मिलान हम पहले से कर दे रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो है x सच दैट x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, अर्थात इस समीकरण को हम हल करेंगे, इसका जो मान आएगा वह मान अगर इसके किसी विकल्प में है तो इसका मतलब वह इससे मिलान किया जाएगा। तो यहाँ देखते हैं x स्क्वायर या तो पहले पार्ट का हो गया, चलिए ये पार्ट का हो गया। अब यह जो है बी पार्ट का हल कर रहे हैं, x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 है। तो अब हम जो है 9 को उधर ले जाते हैं, तो x स्क्वायर बराबर इधर आएगा तो 9 प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद x स्क्वायर बराबर 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर इधर स्क्वायर हटाते हैं तो उधर वाली संख्या प्लस माइनस चिन्ह के साथ लिखी जाएगी, अर्थात x बराबर प्लस माइनस 3। इसका मतलब x का मान प्लस 3 भी है और माइनस 3 भी है। तो इसका मतलब यह किस विकल्प में है, यहाँ चौथे नंबर वाले में। तो इसको हम जो है बी को जो है चौथे वाले विकल्प से मिलान कर देते हैं। अब इसके बाद देखते हैं सी वाला। तो सी वाले में x प्लस 1 बराबर 1, सी वाले में। और वैसे भी आप जानते हैं कि अगर 3 मिल रहे हैं तो चौथा ऑलरेडी खाली है, मिलने के लिए मिल जाएगा, लेकिन यहाँ हल करके भी बता दे रहे हैं कि किस तरह से होगा। तो यहाँ पर जो है x सच दैट x एक पूर्णांक है और x प्लस 1 बराबर 1 के है। तो हम इसको हल करते हैं, कौन सा पार्ट, सी पार्ट को हल करते हैं। x प्लस 1 बराबर 1 के, तो 1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब x बराबर हो गया 1 माइनस 1, तो 1 में से 1 घटेगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब x बराबर जो है 0 हो गया। तो x का मान 0 आ गया। इसका मतलब x का मान 0 यहाँ दूसरे वाले में है, तो इसका मतलब जो है यह इससे मिलान कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आपका 5वां क्वेश्चन हो गया। अब प्रश्नावली 1.1 जो है हल करेंगे।